अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहता है और इस वक्त खुसूसन मैं अपनी नई नस्ल से बात करना चाह रही हूँ। हमारी नई नस्ल को तो शायद ये अंदाज़ा भी ना हो कि फ़न की दुनिया का एक दुर्रे नायाब अली एजाज उनके दरमियान से खामोशी से उठ गया। जिस वक्त मुल्क में सिर्फ एक चैनल था, ऐसे तख्लीक़कार यानी अली एजाज जैसे अदाकार हमेशा अपने शायकीन के दरमियान रहते थे। मगर फिर ये हुआ कि चैनलों की तो भरमार हो गई, लेकिन एजेंडा सिमटते सिमटते महज मुल्की सियासत पर मरकूज हो गया और यूं जिंदगी के तमाम अहम शोबे जवान नस्ल की आंखों और ज़हनों से ओझल होते चले गए। यहाँ तक कि फन्नो सकाफत की बड़ी बड़ी हस्तियों के उठ जाने पर ताज़ियती प्रोग्राम तक नहीं होते। क्या हो गया है? हमारी हसीन रिवायात कहाँ खो गई? 60, 70, 80 और 90 के अशरे में अली एजाज उन चंद अदाकारों में से थे जिन्होंने रेडियो, टीवी और थिएटर के लातादाद ड्रामों और सीरियल्स के अलावा कोई 100 के लगभग फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और हर जगह फन की बुलंदियों पर नजर आए। वो गुज़श्ता 10 बरसों से बीमार थे। काश हमारे अरबाबी इख्तियार, हमारे बड़े बड़े चैनल्स और बाअसर बाशऊर समाजी हल्के कभी तो ये जानने की कोशिश करें कि हमारे अक्सर बड़े फनकार, तख्लीक़कार, अदाकार, दानिश्वर और लिखारी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होकर मुआशी मुश्किलात में क्यों खामोशी से मर जाते हैं। अली एजाज ने अपनी गुफ्तगू में मुझे ये बताया था कि वो इंडिया में पुणे के तर्ज पर लाहौर में भी अदाकारी की एक अकेडमी बनाना चाहते थे, मगर अफसोस कि ख्वाब देखने वाली आंखें, वसाइल की कमी, अरबाब इख्तियार की बेहिसी और फिर अपनी ही सेहत की बेएतनाई के हिसार में खुद को बेबस पाकर 18 दिसंबर 2018 की एक सुबह हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरे लंदन आने से पहले टीवी की राहदारियों में अक्सर उनसे सरसरी मुलाकात तो होती रहती थी, मगर उनसे उनके फन के बारे में गुफ्तगू के लिए मैं सन 93 में उनके घर गई तो शोहरत की बुलंदियों के बावजूद मैंने उन्हें इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज पाया। एक ऐसा फनकार जिससे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। अली एजाज ने आप लोग सुन भी चुके हैं और शायद पढ़ा भी हो कि उन्होंने मुख्तलिफुल नौ किरदार अदा किए हैं, थिएटर में भी, फिल्मों में भी और ड्रामों में भी, जिनमें उन्होंने संजीदा अदाकारी भी की और उन्होंने रोमानवी किरदार भी अदा किए कुछ फिल्मों में, मगर कॉमेडी में उन्हें कमाल हासिल रहा। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि एक हंसाने वाला शख्स आपके अंदर कहीं छुपा बैठा है। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक्टर तो नहीं था, तो मुनव्वर ज़रीफ़ और मैं अक्सर अपने दोस्तों के फंक्शंस में, पार्टीज़ में गपशप लगाना, लतीफ़ेबाजी। तो मुनव्वर के जो बड़े भाई थे ज़रीफ़ साहब, उनके साथ हमारा मेल जोल, एक मोहल्ले में रहते थे मैकलोड रोड पे। तो वो बंदा जब सामने आता था मेरे, बड़े ज़रीफ़ साहब, तो वो मेरा आइडियल बन गया कि यार क्या बात है इस शख्स में कि ये जब बाहर निकलता है तो लोग खड़े हो जाते हैं और प्यार करते हैं और पीरों की तरह उसके हाथ चूम रहे हैं। तो वो अंदर चीज़ मेरे भी पकती गई। फिर मेरा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि तो सब दाढ़ियों वाले और नमाजी लोग, मैंने अपने ताईं कोशिश की, चोरी बिल्कुल नहीं बताता था मैं। एक जुनून था शुरू में, लेकिन अटेम्प्ट्स किए बहुत। एक दफ़ा मैं और मुनव्वर एक जगह पे ऐसे ही दोस्तों की महफिल थी, वहाँ लतीफ़ेबाजी हुई, ये हुआ वो हुआ। तो वहाँ ये हमीद साहब बैठे थे, हमारे बहुत मशहूर राइटर हैं पाकिस्तान के।
انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے یار یہ ویریشن بہت ہے تیرے پاس, تو بیٹا تم کیوں نہیں کرتے ہو ریڈیو. میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہ بھائی میرا نام اے حمید ہے اور میرا ندائے حق چلتا ہے پروگرام آج کل. آپ یقین کریں کہ جیسے بندہ پاگل نہیں ہو جاتا, یہ کیفیت میری. مائک پہ کھڑا ہوا جناب ڈرامہ کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس وقت. میں نے ادھار مٹھائی لی, اور 5 روپے کلو ہوتی تھی شاید, تو وہ میں نے جا کے ماں کی جھولی میں ڈالی. پھر اس کامیابی کے بعد کون سی کامیابی کا دروازہ کھلا؟ اس کے بعد میں ٹیلی ویژن پہ آ گیا, پھر چھوٹے چھوٹے پلیز کرتا رہا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں پروڈیوسر کو کیا نظر آیا, تو انہوں نے کہا جی سیریل کریں آپ. پھر خواجہ اینڈ سن. رابعہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی. جاوید بیچارے کو خالی سبز چائے پلا دی ہے. جاوید یار سبز چائے کا مزہ کھنڈ کلچے کے ساتھ عجیب ہوتا ہے. ظلم ہے جی یہ بہت. میں منگواتا ہوں اپنا. آزم جی بھائی. آئے ادھر آؤ بیٹا. جی سامنے صوفی صاحب کی دکان پہ جاؤ, اچھا جی, اور 30-35 کھنڈ کلچے لے کے آؤ, اور سب یہاں رکھنے, اندر کوئی نہیں لے کے جانا. اچھا جی. چلو. تو کیا آپ اسکرپٹ ہی پڑھتے ہیں یا بے ساختہ فقرے آپ بول دیتے ہیں؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اسکرپٹ تو بہرحال اس کو فالو تو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ آ کے تو آرٹسٹ کو یہ لبرٹی ہوتی تھوڑی سی کہ وہ اپنی مرضی سے بیچ میں وہ کچھ ایڈیشن کر لے اگر اس وقت. اچھا علی اعجاز صاحب, ویسے تو آپ کو اس طویل فنکارانہ زندگی میں بے شمار ایوارڈ ملے ہوں گے, لیکن کوئی خاص ایوارڈ جس کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ملک نے اس سال مجھے پرائڈ آف پرفارمنس صدارتی تمغہ اناؤنس کیا. انہوں نے, مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی میں مجھے مل گیا ایک ایوارڈ جس کو میں ایوارڈ ہی سمجھتا ہوں. وہ ایک ملاقات ایک شخص کے ساتھ جس کا نام دھرمیندر ہے, بڑا گریٹ آدمی, میرے پسند کا آرٹسٹ. دلی میں صحت سبھا ایک تنظیم ہے, وہاں بلونت سنگھ رامو والیہ اس کے پیٹرن ہیں, وہاں مجھے انہوں نے ایک ایوارڈ دیا. یہ ایوارڈ آپ کو بھارت میں ملا؟ جی بھارت, کس سلسلے دلی میں ملا. یہ ایکچولی وہ آرٹسٹ کی خدمات کے سلسلے میں دیتے ہیں اسے, کیونکہ میرا پنجابی میں کنٹریبیوشن کافی ہے. علی اعجاز صاحب, وہ کون سا موڑ تھا جس نے آپ کو فلم کی دنیا تک پہنچا دیا؟ ایک دن میں پلے کر کے باہر نکلا ہوں تو ایک ٹیلی فون آیا, ڈیوٹی آفیسر نے بلایا مجھے. ادھر سے آواز آئی کہ میں شباب کرانوی بول رہا ہوں. بھائی میں فلم بناتا ہوں, آپ نے شاید میرا نام پڑھا ہو. اگلے دن میں گیا تو شباب صاحب بیٹھے تھے, آفس میں بلایا مجھے, کہنے لگے یہ انسانیت فلم میں بنا رہا ہوں, تو اس میں ایک رول ہے پٹیالوی, بولنا ہے اس میں. میں نے گھر والوں سے چوری وہ فلم ایکسیپٹ کر لی. آج تو میری ملکہ گھر میں کلی بلو ہوندی ہے ٹھوک بجا کے. میں کہتی ہوں تم اس وقت چلے جاؤ, میری ممی کے سامنے. او چمک چھلو, دل جلانے نہیں باتاں نہ کیا کر, کتنی باری سمجھایا تم کو. ہے دیکھ میں تیرے لیے کتنا فلوٹ لایا, کیلے ہیں, مالٹے, امرود, بڑھیا قسم کا پھل ہے مان سے. آئے اوے 3 سے کدھر سے آئے تھے؟ 3 سے بتا دو. ہاں ٹھیک بتائے, 3 سے کدھر سے آئے ٹھوک بجا کے؟ فلم ریلیز ہوئی, گھر والوں کو پتہ نہیں, فلم ہٹ ہو گئی تو گھر کی پنچایت بیٹھ گئی, سب بہن بھائی, بیچ میں مجھے بٹھا لیا. چھترول شروع ہو گئی زبانی, بڑی قوالی ہوئی جناب میری. طے یہ ہوا کہ منجی بسترا اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے. تو میں نے معافیاں یہ وہ, میں نے کہا جی آئندہ نہیں کروں گا, اس وقت مجھے پلیز معاف کر دیں آپ, ایک بھول ہوگی, آگے نہیں کروں گا. اور آپ یقین کیجئے کہ اس سیٹ پہ, انسانیت کے سیٹ پہ 4 فلمیں میں سائن کر چکا تھا. آپ نے اتنی زیادہ فلمیں کی تو یقیناً بہت سے گانے بھی پکچرائز کروائے ہوں گے آپ نے, کوئی
गाना किसी ख़ास वजह से खूबसूरत लगा हो, सिचुएशन अच्छी हो? साला साहब बड़ी मशहूर फिल्म थी जी, उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, वजाहत अतरे का था। साला साहब का एक गाना बहुत अच्छा मुझे पसंद था जी, मौसम होया बेईमान, तो वो हमने बूरबन मरी में किया था। तो मौसम का जिक्र था, वहाँ जाके जब कैमरा वैमरा हमने रखा, मेरे साथ मुमताज़ थी उसमें, तो कड़ाके की धूप थी मरी में। मैंने डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा यार ये तो मौसम बेईमान तो नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा? मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, इंतज़ार कर लेंगे 2-4 दिन, जब अच्छा मौसम होगा तो करेंगे, क्योंकि उसके बोल ऐसे हैं और गाना भी बहुत ही अच्छा था। तो जनाब कैमरा जब जाके रखा हमने, तो आप यकीन कीजिए कि आधे घंटे में उसमें नज़र आता है जनाब काली घटा आई है और बिजली और बारिश और तूफान, और मौसम ऐसा कमाल बना आधे घंटे में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, यूँ तो आपने रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म चारों जगह पर काम किया, लेकिन स्टेज आपने बहुत ज़्यादा किया है। सीधी बात है कि टेलीविज़न से ज़्यादा पैसे स्टेज पे मिलते हैं। तो आर्टिस्ट प्लास्टिक का तो बना नहीं होता, पानी भी पीना है और खाना भी खाना होता है और बच्चों को भी पालना होता है। अली एजाज साहब, आपने मुआवज़ों की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर अदाकारी कुल वक्ती काम हो सकता है? वो इसी तरह हो सकता है कि सारा दिन आदमी बावला होकर फिरता रहे, कभी रेडियो में घुसे, वहाँ से टीवी में चला जाए। हमारी बदनसीबी है कि हमारे बड़े बड़े अच्छे स्टार्स रुल गए मुआशी हालात की वजह से, सिक्योरिटी नहीं है ना कोई। क्या आप चाहेंगे कि ये फ़न आपके बच्चों में विरासत में जाए और वो भी इसी शोबे में आए? मैंने बहुत स्ट्रगल की है, चारों फील्ड्स में दिन में काम किया, सुबह से लेकर रात 2 बजे तक, बाज़ औक़ात तो राउंड द क्लॉक, ऐसा भी हुआ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे अगर तालीम याफ्ता हों और दूसरी लाइंस में जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मेरा दिल चाहता है अली एजाज एकेडमी हो, मरने से पहले एक खूबसूरत एकेडमी बनाऊँ और उसमें बड़े टैलेंटेड लोग वहाँ निकलें, जैसे पूना एकेडमी वगैरह या बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंड वगैरह में। तो ये बड़ा मुश्किल है, किसको कहूँ मैं। अगर ये सफ़र, आप ज़िंदगी का सफ़र दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो क्या बनना चाहेंगे? ज़ाहिर है फिर मैं यही बनूंगा जो पहले था, मुझे इश्क है इससे। फनकारी बनना चाहेंगे? जो फिर वही बनूंगा। अगला जन्म कहते हैं उसे शायद।